हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का जो एग्जाम आपका होने वाला है 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, उसके लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट 10 को देखेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है ना। उस इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो करके आप वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। ठीक है ना। और अपनी कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन स्पीड है उसे आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस इंस्टाग्राम पेज पे जुड़िए। ठीक है ना। आपको बस क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है एनी एग्जाम। एनी एग्जाम आपको टाइप करना है, @एनी एग्जाम टाइप करके स्पेस देना है। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। इस चैनल पे जाके आप इसको फॉलो कीजिए और वैदिक मैथ्स की बेहतरीन टिप्स को आप जान सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे मैथ के, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपका एसएससी एमटीएस हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी हो गया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें मैथ पूछा जाता है, अर्थमेटिक या एडवांस पूछा जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसको फर्स्ट हम हिंदी में कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया है, कह रहा है कि एक कलम का अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस है उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी कि एक कलम है, उसका जो अंकित मूल्य है उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कलम को 30 रुपए की छूट के बाद 220 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या है। तो पहली बात तो कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कोस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। तो अगर मैं मार्क प्राइस उसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, अगर मैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की रेशो बनाता हूँ, क्रय मूल्य की और किसकी रेशो बनाते हैं, अंकित मूल्य की अगर मैं रेशो बनाता हूँ यानी कि मार्क प्राइस की, तो 25% की बात हो रही है। तो 25% हमें पता है कि 1/5 4 होता है। 25% कितना होता है, 1/4। यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो 4 पे 1 ज्यादा यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, 5 होगा। और बेचा कितने में गया है, 220 रुपए में बेचा गया है। कितने की छूट के बाद, 20 रुपए की, 30 रुपए की छूट के बाद। तो यानी कि आपका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना रहा होगा, वो 220 रुपए में तो बेचा गया है। छूट दी गई है कितने, 30 रुपए की, तो इसमें 30 रुपए ऐड कर देंगे तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 250 रुपए का अंकित मूल्य रहा होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 250 है। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 250 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 250/5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना था, तो हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 200 था। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी कितना है, 200 है। और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, एसपी की बात करें तो एसपी कितना है, 220 है। तो 200 की चीज 220 में बेचेगा तो लाभ कितने का कमाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का कमाएगा, 20 रुपए का। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप सबको पता है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ कितने का हो, 20 का कितने पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 200, तो 220 का कितना परसेंट है। डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने क्या करा, हमने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की रेशो निकाली। फिर हमें पता है कि 220 रुपए में बेचा गया है 30 रुपए की छूट के बाद, तो कितने में इसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 250 रहा होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 है, 1 यूनिट की वैल्यू 50। हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, 4 की वैल्यू निकाल दी। 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200 आ जाएगी। ठीक है ना। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200, यानी कि क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य 220 था। तो कितने का लाभ कमाया, 20 रुपए का, कितने पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 200। तो 200 का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर इसे करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। 42% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, और 10% यानी कि ऑप्शन नंबर इसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 15,000। यानी कि उस व्यक्ति की जो इनकम है वो आपको दे रखी है। इनकम दे रखी है कितनी, 15,000 दे रखी है। वो 20% बचाता है, यानी कि उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, 20%। तो 15,000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो 20% होता है हमारे पास 1/5। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, यानी कि वो 3,000 रुपये बचाएगा। और अगर 3,000 रुपये बचा रहा है 15,000 में से, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना होगा। तो 15,000 में से हम 3,000 को माइनस कर देंगे तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 12,000 का उसका खर्चा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि उसकी आय 10% की वृद्धि हो जाती है, कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो जाती है उसकी आय में। ठीक है ना। तो नाम मात्र की बचत समान रहती है, यानी कि उसकी जो बचत है वो समान रहेगी। सेविंग अभी भी कितनी रहेगी, 3,000 ही रहेगी, लेकिन इनकम बढ़ जाएगी। तो अब उसकी जो नई इनकम होगी, यानी कि न्यू इनकम,
तो उसकी जो नई इनकम होगी वो कितनी होगी, 10% से बढ़ गई। यानी कि 100% होती है, 10% और बढ़ गई, कितनी होगी, 110% हो जाएगी। 100 में हमने 10 और जोड़ दिया तो 110% हो गई। तो इसे कटिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका एक लाख सॉरी 16,500 ये उसकी नई इनकम आ जाएगी। कह रहा है कि अभी भी बचत कितनी रहनी चाहिए, बचत उतनी ही रहनी चाहिए 3,000। तो उसका नया खर्चा यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर, उसका नया खर्चा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी बचत अभी भी कितनी रहनी चाहिए, 3,000 ही रहनी चाहिए, लेकिन नई इनकम कितनी है, 16,500। तो नया खर्चा कितना होगा, हम 16,500 में से क्या माइनस कर देंगे, 3,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13,500 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि उसका जो नया खर्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13,500 उसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस मैथ से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एडवांस मैथ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि किसी बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ऊंचाई हमें दे रखी है, हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 1320। तो 2 में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। त्रिज्या हम निकाल लेंगे, ऊंचाई हमें दे रखी है, आर की वैल्यू 10 दे रखी है, एच की वैल्यू 10 दे रखी है। जीरो से पहले हम जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 132 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुणा में 22 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, 2 गुणा में 22 आ जाएगा नीचे। कटिंग करेंगे, 2 एकम में 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12 हो जाएगा। 11 दूनी में 22 होता है, 11 66 होता है। 2 एकम में 2, 2 तिया 6। तो त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या इसकी आ जाएगी 21। तो ये त्रिज्या आ जाएगी यानी कि रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बताना है, आयतन यानी कि वॉल्यूम आपको बताना है। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर त्रिज्या कितनी निकाली, 21, स्क्वायर है यानी कि 21 इंटू 21 लिख देंगे। और एच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 हमें दे रखी है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 13,860 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, क्यूब आएगा। लेकिन आपसे किस में पूछ रहा है वो, मीटर में पूछ रहा है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास किस में दे रखा है, मीटर में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमें मीटर में आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। और हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब से अगर हमें मीटर क्यूब में जाना है, ठीक है ना, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, किससे, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब में जाना होता है, तो हम डिवाइड करते हैं किससे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13,860 को भाग कर देंगे किससे, 10 लाख से। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से भाग कर देंगे। तो इसका सही आंसर, एक 5 जीरो के बाद एक और आ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0.01386 इसका सही आंसर आ जाएगा। 0.01386 इसका सही आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, 0.0136 मीटर क्यूब। तो देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। आपको सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना था, मीटर क्यूब में निकालना था। तो ये 10 लाख से आप भाग भी करोगे इसे। ठीक है ना। पहले हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और वहां से क्या निकाली, त्रिज्या निकाली। त्रिज्या के बाद हमने क्या करा, फिर हमने वहां से अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास ये वॉल्यूम आ गई थी। फिर हमने इसको 10 लाख से भाग करा तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। एडवांस मैथ का ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। यदि 11 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के 2 बच्चे और शामिल हो जाते हैं तो नई औसत आपको बतानी है क्या होगी। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, कैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। ठीक है ना। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो हमें पता है कि 5 बच्चों की जो औसत है वो कितनी है, 10 वर्ष है। तो जो नई औसत होगी ना, न्यू एवरेज, नई औसत होगी, आपको क्या करना है, पुरानी औसत कितनी है, 10 है। तो 10 लिखना है आपने यहाँ पर, प्लस, ठीक है ना, जो नया बच्चा आया, जो नया बच्चा आया वो कितना लेके आया, 2 नए बच्चे आ रहे हैं। और 2 नए बच्चे कौन कौन से वाले हैं, एक आ रहा है 11 वर्ष वाला और एक आ रहा है 16 वर्ष वाला। तो जो 11 वर्ष वाला है वो औसत से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, वो औसत से एक ज्यादा लेके आ रहा है। जो दूसरा बच्चा जो 16 वर्ष वाला है वो औसत यानी कि एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, वो 6 ज्यादा लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 6 को भाग ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कितने बच्चे हो गए, अब 7 बच्चे हो गए, क्योंकि 5 तो पहले थे ही। अब कितने हो गए, 2 और आगे तो कितने हो गए, 7 हो गए। मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देता हूँ कैसे हमने करा है ये। ठीक है ना। ठीक है ना, मैं फिर से समझा देता हूँ। आपने पहले जो हमारे पास पुरानी औसत है, जो पुरानी औसत कितनी है, 10 है, पहले वो लिख लिया। प्लस फिर ब्रैकेट लगाई, जो नया बच्चा आया ये 11 वर्ष वाला, ये औसत से यानी कि जो उसकी एवरेज थी पहले वाली 10, उससे कितना ज्यादा लेके आ रहा है, एक। जो दूसरा बच्चा है 16 वर्ष वाला,
ठीक है ना, ये औसत से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, 6 ज्यादा लेके आ रहा है। इन दोनों को हमने ऐड करा, डिवाइड बाय क्या करा, पहले कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, 5 में 2 बच्चे और आगे, कितने बच्चे हो गए, अब 7 बच्चे हो गए। तो 7 से भाग कर देंगे, तो 10 प्लस में 7 डिवाइड बाय 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 1, तो 10 प्लस में कितना हो जाएगा, तो नई औसत कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या मेरा ये आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससी एलसीएम से ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो बात करते हैं, कहता है कि K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं। K1 और K2 का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल कितना होगा, ये आपको बताना है। ये दो अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना, और K1 और K2 दोनों कौन सी अभाज्य हैं। तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, मान लो 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं। अगर मैं इनका महत्तम समवर्तक निकालता हूं तो अब एचसीएफ कितना होगा, महत्तम समवर्तक कितना होगा 3 और 5 का, आप कहोगे सर 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना होता है, 1 होता है। और अगर मैं बोलूं कि इनका लघुत्तम समवर्तक बता दो, तो आप क्या कहोगे, सर इन दोनों को गुणा कर दो, कितना होता है, 15 आ जाएगा। तो यानी कि महत्तम समवर्तक तो 1 होता है, और लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है, दो अभाज्य संख्याओं का। तो कह रहा है कि K1 और K2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और महत्तम समवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का इनका गुणनफल बताना है क्या होगा। ठीक है ना, तो K1 और K2 का एचसीएफ तो हमें पता है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, दोनों का गुणनफल, यानी कि K1 मल्टीप्लाई बाय क्या, K2, दोनों का गुणनफल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, K1 गुणा में K2 आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है ए, महत्तम समवर्तक होता है 1, और उनका लघुत्तम समावर्तक होता है उन दोनों का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशो से ये क्वेश्चन है, और बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व हमको बता देते हैं। कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर हैं। कुछ तोते हैं यानी कि कुछ पैरेट हैं, और कुछ क्या है, कबूतर हैं। ठीक है ना, कुछ क्या है, कबूतर यानी कि पिजन है। और इनकी जो रेशो है वो कितनी है, 7:9, यानी कि 7x है, और कितना है, 9x है। फिर क्या कहता है कि 1 घंटे के पश्चात 8 तोते जो हैं उड़ जाते हैं, यानी कि जो तोते हैं वो उड़ जाएंगे, यानी कि 8 कम हो जाएंगे। और 6 कबूतर आ जाएंगे, 6 कबूतर मतलब 6 ऐड हो जाएगा। और 11 गौरैये यानी कि चिड़िया आ गई हैं, 11 गौरैये चिड़िया आ गई हैं। इनके बारे में बाद में बात होगी। अब पेड़ पर तोते और कबूतर की जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो अब कितना अनुपात हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। माइनस में 8 चौके कितना होता है, 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9x। 9x प्लस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 28 में से अगर हम 8 को 9 को 28 एक्स वाली टर्म को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो 28x माइनस में 9x इज इक्वल टू 6 जमा में कितना हो जाएगा, 32। 28 में से 9 गए, कितना बचेगा, 19x इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38/19 गिरेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अब पेड़ पर तोते कितने हैं, 7x-8, यानी कि पैरेट की रेशो पूछ रहा है, और किसके साथ, गौरैये यानी कि जो चिड़िया आई है, गौरैये की रेशो पूछ रहा है, क्योंकि गौरैये की रेशो कितनी है। ठीक है ना, तो तोते और गौरैये का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि अब पेड़ पर तोते और गौरैये का अनुपात कितना है। तो अब पेड़ पर तोते कितने रह गए हैं, 7x-8 रह गए हैं, और गौरैये कितने हैं, 10 हैं। तो x की वैल्यू हमने 2 निकाली है, तो 7 इंटू में 2 माइनस में 8, रेशो कितना, 10। 8 7 दूनी 14 माइनस 8 कितना होता है, 6। 6 रेशो कितना आ जाएगा, 10। कटिंग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3:5 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है। ठीक है ना, लाइक आपने जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इसी तरह की और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डीआई से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक सर्कल दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास बिल, भोजन, बच्चों की फीस, मनोरंजन, किराए की बचत के हमारे पास ये दे रखा है। और मासिक आय है 84,000। मासिक आय कितनी है, 84,000 है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वर्ष में बच्चों की फीस का कितना व्यय करता है। एक वर्ष में बच्चों की फीस का कितना व्यय करता है, कितना खर्च करता है। तो बच्चों की फीस यानी कि ये वाला डायग्राम आपको देखना है, ये है 10% बच्चों की फीस का। तो 84,000 का
84,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना फीस व्यय होती है? तो ये होती है 8400। तो कितनी फीस व्यय होती है? 8400 जो है वो फीस व्यय होती है कितने महीने के अंदर? ये मासिक आय है, एक महीने के अंदर। तो हमें वर्ष का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 8400 को गुणा कर देंगे किससे? 12 से। तो 8400 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1,00,800, यानी कि 1,08,000 आ जाएगा। यानी कि बच्चों की फीस पर 12 महीने में, पूरे एक साल में कितना फीस व्यय होता है? 1,08,000 रुपये फीस होती है। तो देख लेते हैं कि हमारा आंसर ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये दिखाई दिया है, तो क्या ऑप्शन नंबर 4 सही है? देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 1,08,000 रुपये जो है वो बच्चे की फीस पर एक साल में खर्च होते हैं। ठीक है ना? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डीआई का ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि एक नाव की धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह फिर से वही क्वेश्चन है। अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। अनुप्रवाह 9 किलोमीटर जाने और वापस आने लौटने में 2 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति को हम एक्स लेते हैं, कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ पर दे रखी है। कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति बतानी है। धारा की गति दे रखी है, माफ कीजिएगा, ये वाई की वैल्यू दे रखी है। तो धारा की गति हमारे पास वाई की वैल्यू दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी दे रखी है। और कह रहा है कि 9 किलोमीटर जाता है और 9 किलोमीटर ही वापिस आएगा। कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो कह रहा है कि 2 घंटे लगते हैं आने जाने में। पहले कह रहा है कि 9 किलोमीटर जाएगा। कैसे जाएगा? धारा के साथ जाएगा। धारा के साथ जो तो स्पीड होती है वो ऐड होती है, यानी कि x+6 की स्पीड से जाएगा। फिर कह रहा है कि 9 किलोमीटर ही वापिस आएगा, लेकिन कितने की स्पीड से? धारा के विपरीत आएगा। विपरीत का मतलब x-6 की स्पीड से आएगा। अब हमें कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति बतानी है, मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके यहाँ से होते हैं हमारे पास। पहला तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें और आंसर निकाल दें। दूसरा दूसरा तरीका होता है हम क्या करें? बाय ऑप्शन इसको सॉल्व कर लें। तो मैं आपको बाय ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे सॉल्व करने में। ठीक है ना? हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि हम ऐड करके हमारे पास कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। एक्स की ऐसी वैल्यू हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 उठाते हैं सीधा। मैं आपको सीधा ऑप्शन नंबर 4 से बता रहा हूँ। मैंने ऑप्शन नंबर 4 उठाया और एक्स की जगह मैंने क्या रखा? 12 रख लिया। तो 9 प्लस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 + 6 हो जाएगा, प्लस 9 डिवाइड बाय कितना? 12 - 6 हो जाएगा। ठीक है? तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 = 9। 12 + 6 कितना होता है? 18 होता है, प्लस 9 12 - 6 कितना होता है? 6 होता है। कटिंग करेंगे। 9 एकम में 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। और 3/2 को क्या लिखते हैं? 1.5। तो 1.5 में अगर मैं 0.5 को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो ये 2 2 के बराबर आ रहा है। अगर ये 2 2 के बराबर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है ना? अगर ये 2 2 के बराबर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है पैरेललोग्राम है, जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 508 मीटर स्क्वायर और आधार बेस दे रखा है। और समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, यानी कि इस आधार के बेस पर जो हाइट होती है वो बतानी है। ऐसे होता है हमारे पास समानांतर चतुर्भुज। ये है हमारे पास समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है? कह रहा है कि इसका आधार आपको दे रखा है 40, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको ये ऊंचाई बतानी है कि ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एक समानांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक समानांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बेस, यानी कि आधार गुणा में क्या? ऊंचाई, HEI हाइट होता है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना? 508 दे रखा है, बेस हमें 40 दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 508/40 कर लेंगे और 508/40 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.7। 12.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 508 को 40 से भाग करेंगे तो 12.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सिर्फ देखने में लेंदी है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना? बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। बहुत आसान है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में कराऊंगा इसको। पहले क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर स्टार्क थे जिसने अपनी संग्रहित राशि, यानी कि उसकी जो राशि थी, संग्रहित राशि होता है जो उसने सेविंग कर रखी थी, उसको उसका 30% ब्रूस को दे दिया। किसका दे दिया? 30% दे दिया। 30% दे दिया ब्रूस को। 30% अगर हम देखें तो 30% कितना होता है हमारे पास? 3/10 होता है। 3/10 यानी कि 10 में से 3 दे दिया उसने। तो कितना रह गया? 10 में से 3 दे के कितना रह जाएगा? 7 रह जाएगा। फिर कहता है कि जो शेष धनराशि रहेगी, जो बच गया,
उसमें से 30% नताशा, कैप्टन और विजन को दे दिया। उसमें से 30% किसको दे दिया? नताशा को भी दिया, कैप्टन को भी दिया, विजन को भी दिया, अलग अलग दिया। मतलब शेष राशि में से 30% उन्होंने नताशा को भी दिया, फिर 30% कैप्टन को भी दिया, फिर 30% विजन को भी दिया। मतलब 30% कितना होता है? 1/10 होता है। सॉरी, 30% कितना होता है? 3/10 होता है। फिर से आ जाता है, 30% कितना होता है? 3/10 होता है। यानी कि 10 में से 3 पहले नताशा को दिया, फिर 10 में से 3 कैप्टन को दिया, फिर 10 में से 3 कितना दिया? विजन को दिया। मतलब 3 इसको दिया, 3 इसको दिया, 3 इसको दिया, 3 3 6 3 9, कितना दे दिया? 9 दे दिया। 3 3 6 3 9, टोटल कितना दे दिया? 9 दे दिया उसने 10 में से। 3 इसको भी दिया है, 3 इसको भी दिया है, 3 इसको भी दिया है, तो 3 3 6 3 9 दे दिया 10 में से। तो 10 में से 9 दे दिया तो कितना रह गया? 10 में से 1 रह गया। फिर कहता है कि उसके पश्चात शेष धनराशि के आधे से, जो राशि बच गई उसके आधे से उन्होंने अन्य भिन्न आवश्यक वस्तुएं खरीदी। मतलब आधे से, मतलब जितनी राशि रह गई थी उसका आधा, आधा कितना? 1/2, यानी कि 2 में से 1। उसने फिर अलग अलग चीजें खरीदी, 2 में से 1 खर्च कर दिया, तो 2 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना रह गया? अगर 2 में से 1 खर्च कर देंगे तो 2 में से 1 रह जाएगा। तो टोटल राशि कितनी रहेगी उसके देख लेते हैं। तो टोटल राशि थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 7 × 1 × 1 कितना रह जाएगा? यानी कि 200 में से 7 रुपये उसके पास रह गए। 200 में से कितना रह गया? 7। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रह गया उसके पास? 14,000 रह गए। तो जो रह गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 7 यूनिट रह गई है उसके पास, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 14,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये आएगी 2,000 के बराबर आएगी। कह रहा है कि उसके पास राशि कितनी थी, यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 200 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में उसके पास 4 लाख रुपए थे। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 लाख। तो सिंपल आप इसको रेशियो मेथड से आसानी से कर सकते थे। कोई आपको परसेंटेज, कोई फॉर्मुला नहीं लगाना, सिंपल रेशियो मेथड लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। ठीक है ना, वीडियो को देखने में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। ठीक है ना, और ये सारी की सारी वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।